Hello, literature lovers. Welcome to Litwit Club. Hope you all are doing great. And today we will continue our lecture series. And today we have to discuss Thomas Hardy's The Darkling Thrush. Okay, so this poem basically, Thomas Hardy is known for his novels, but he has also written many poems too. And this one is his poem, The Darkling Thrush, which was published in December 1900 in the Graphic and later included in Poems of the Past and the Present in 1901. सो ये दो डेट हैं जिसमें ये पोएम जो है कि पब्लिश हुई है। अगर पोएम के टाइप की बात करें तो ये लिरिकल पोएम है विद एल्जेइक एलिमेंट। थोड़ा सा इसमें मॉर्निंग जो एल्जेइक एलिजी में हमको देखने को मिलता है वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसमें देखते हैं देयर आर फोर स्टेंजा है और चारों क्वार्टरियंस है, मीन्स चार चार लाइन की फोर स्टेंजा, दैट मीन्स 16 लाइन्स है टोटल इन टोटल। ओके, और इसके राइम स्कीम की अगर हम बात करें तो राइम स्कीम ए बी सी डी ऐसे ही है, फिर ई एफ। सो दिस इज द राइम स्कीम। और आयम्बिक टेट्रामीटर और कहीं कहीं आयम्बिक ट्राईमीटर आपको देखने को मिलता है, पेंटामीटर नहीं है यहाँ पे। और एक एल्जेइक टोन के साथ एक आयरोनिक ऑप्टिमिस्टिक टोन पहली बार आपको देखने को मिलता है पोइट्री में। अदरवाइज हार्डी अपने पेसिमिस्टिक फिलोसफीज के लिए जाने जाते हैं। नाउ बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो विक्टोरियन पेसिमिज्म पूरी तरीके से हावी रहता है हार्डी के नॉवेल्स में, आप देखते हो। रिफ्लेक्ट्स हार्डीज एग्नोस्टिक वर्ल्ड वाइड व्यू एंड डिसइल्यूजनमेंट विथ रिलीजन एंड प्रोग्रेस, कि प्रोग्रेस और रिलीजन से कोई एक होप नहीं मिलता दिख रहा है। मॉडर्न ट्रांजिशन भी देखने को मिलता है इसमें। क्या है कि शिफ्ट फ्रॉम विक्टोरियन टू मॉडर्निस्ट थीम्स, हमें एक ये भी चीजें देखने को मिलती है इंक्लूडिंग आइसोलेशन एंड एग्जिस्टेंशियल डाउट। ये जो मॉडर्न एज के फीचर्स हैं, मॉडर्निस्ट फीचर्स, वहां पे भी हमें एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है पोएट्री में। पोएम्स ambiguous hope is a typical of Hardy's belief that hope exists but without reason and explanation. सो एक ambiguous hope की बात करते हैं इस पोएट्री में हार्डी, जो कि वो एक तरीके का होप तो है लेकिन विदाउट रीजन और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कुछ चीजें होंगी लेकिन कब होंगी कैसे होंगी उसका कुछ रीजन है, कुछ नहीं पता है। अगर इसमें थीम्स की हम बात करें, डिस्पेयर वर्सेस होप, द पोएम कॉन्ट्रास्ट द स्पीकर्स डिस्पेयर विद द बर्ड्स जॉयफुल सॉन्ग एम्बॉडिंग द कोएग्जिस्टेंस ऑफ पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म। सो कहीं ना कहीं स्पीकर के जो फर्स्ट टू स्टेंजाज में हम देखते हैं कि काफी डिस्पेयर और डिप्रेशन वाले स्टेंजाज हैं, बट उसके बाद जब थ्रशर का सॉन्ग आता है, बर्ड है जो एक जॉयफुल सॉन्ग है वो, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि दोनों चीजें पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म को एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में। हाँ, नेचर वर्सेस सिंबलिज्म भी है कहीं ना कहीं। नेचर इज पर्सोनिफाइड एंड रिफ्लेक्ट्स द इमोशनल स्टेट ऑफ द स्पीकर। नेचर को स्पीकर पर्सोनिफाई कर रहा है जिससे वो अपने इमोशनल स्टेट जो स्पीकर का है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और वहीं थ्रसर जो है वो सिंबल है किस चीज का? स्पिरिचुअल होप का। नाउ एंड ऑफ एन एरा, ये भी एक थीम है जब वो बोलते हैं सेंचुरीज कॉप्स। हाँ, सो सिंबलिज्म द डेथ ऑफ 19th सेंचुरी एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे ये भी सिंबल हमें देखने को मिलता है कि 19th सेंचुरी खत्म हो रहा है और 20th सेंचुरी अभी आया भी नहीं है और वो अनसर्टेन है कि क्या होने वाला है। तो उसी चीज को वो कैसे वो बोलते हैं सेंचुरीज कॉप्स, दैट पॉइंट्स द डिके ऑफ विक्टोरियन आइडियल्स। जो विक्टोरियन आइडियलिज्म है, जो विक्टोरियन फिलोसफी है, वो डिके कर रहा है। तो ये थीम भी हमें देखने को मिलता है। देन एलियनेशन एंड आइसोलेशन, the speaker stands alone in the barren world, expressing Hardy's existential doubt and distance from faith and progress. तो एक एलियनेशन और आइसोलेशन की भी बात है कि जो स्पीकर है वो एग्जिस्टेंशियल डाउट पे है और साथ में वो फेथ में भी विश्वास नहीं कर पा रहा है, ना आने वाले प्रोग्रेस में ही किसी तरीके का वो एक बिलीफ दिखा पा रहा है। सो these are the themes of this poem. Now in the very first stanza, the speaker leans on the कॉपस गेट एट ट्वाइलाइट ऑन द ऑन अ कोल्ड विंटरी डे। सो ये कॉपस गेट एक तरीके का थ्रेशोल्ड है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, एक सिंबल है। हाँ, तो वहां पे हम देखते हैं कि वो वहां पे लीन कर रहा है, वहां पे है, ट्वाइलाइट का समय है। ट्वाइलाइट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ कि एक दिन खत्म हो रहा है, रात आ रही है, तो ये एक कह लो सिंबल है। हाँ, डिस्क्राइबिंग अ डाइंग लैंडस्केप फ्रॉस्टी एंड बैरन। सो एक डाइंग लैंडस्केप है, अंधेरा हो रहा है तो चीजें खत्म हो रही हैं, सब चीजें दिखना बंद होंगी, तो एक डाइंग लैंडस्केप है। ये सभी सिंबल हैं एक जाते हुए सेंचुरी का। हाँ, द मोड इज डिसोलेट एंड द ईयर इज पर्सोनिफाइड एज कॉप्स सजेस्टिंग द एंड ऑफ द सेंचुरी, जैसा कि मैंने बताया उस चीज को। हाँ, नाउ इन द सेकंड स्टेंजा कंटिन्यूज विद द इमेजरी ऑफ डिके एंड साइलेंस। वो उसी थॉट, उसी इमेजरी के साथ, उसी आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं और स्पेक्टर ग्री लैंड की बात करते हैं। वाइन स्टेम्स लाइक बार्ब्ड वायर्स, तो इन सब से वो
इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इमेजरी को, डीके और साइलेंस की बात। नेचर सीम्स डेड एंड घोस्टली लाइक अ क्रिप्ट वेयर नो साइन ऑफ लाइफ रिमेन्स। तो एक तरीके से नेचर काफी डेड है, तो विंटर है, तो वहां पे स्नो वगैरह की वजह से पूरा जो वेजिटेशन है वो खत्म है। स्नो के बाद वेजिटेशन पूरी तरीके से नहीं दिखता है, तो वो पूरी तरीके से घोस्टली और डेड सा लगता है पूरा सराउंडिंग। विंटर बिकम्स द मेटाफर ऑफ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल स्टाइलिटी। सो विंटर जो है वो फर्टिलाइजेशन या लाइफ या इन सब का अपोजिट होता है। विंटर में सभी चीजें डेड होती हैं, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो वो एक सिंबल है, यहाँ पे एक मेटाफर के तौर पे यूज किया है उन्होंने। Suddenly, the silence is broken by a aged, frail thrush singing a full-hearted even song. तो अचानक से उस पूरे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे पूरी तरीके से चीजें डेड थी और डाउट डिस्पेयर अकॉर्डिंग टू स्पीकर सभी चीजें डेड हो रही हैं, वहां पे अचानक से एक जॉयफुल सॉन्ग सुनाई देता है, जो कि एक थ्रश गा रही होती है। एंड द बर्ड इज फिजिकली वीक बट इमोशनली वाइब्रेंट। वो बर्ड जो है काफी कमजोर है, वीक है फिजिकली, लेकिन इमोशनली काफी उसका जो सॉन्ग है काफी वाइब्रेंट है। हाँ, bursting with ecstatic hope, जिसमें एक होप दिख रहा है। So the thrust is a symbol of unexplained joy and spiritual resilience. So वो जो थ्रश है वो एक सिंबल है अनएक्सप्लेन्ड जॉय का। वो किस लिए गा रही है, किस रीजन से गा रही है, ये अनएक्सप्लेन्ड है। और ये एक स्पिरिचुअल रेजिलियंस दिखा रहा है कि वो एज्ड हो चुकी है, वो कमजोर है, फिर भी वो एक जॉयफुल गाना गा रही है। Now, the poet reflects that he has no idea what inspired the bird's joy, especially in such a bleak setting. So, उसे कोई आइडिया नहीं स्पीकर को कि क्या चीज इंस्पायर कर रहा है उस बर्ड के इस जॉयफुल सॉन्ग के लिए, जबकि ये जो सेटिंग है पूरा, जो पूरा एटमॉस्फेयर है काफी ब्लीक डार्क सा है। हाँ, चीजें खत्म हो रही हैं या डेड लैंडस्केप की बात हो रही है वहां पे। द बर्ड सॉन्ग स्पीक्स अ ब्लेस्ड होप, परहैप्स डिवाइन और इंटरनल, बट द पोएट डज नॉट शेयर इन इट। सो ये जो सॉन्ग है ये ब्लेस्ड होप की बात कर रहा है, एक डिवाइन और इंटरनल एक इंस्पिरेशन है, जिसको पोएट उससे शेयर नहीं कर पा रहा है। मतलब पोएट उस चीज को डिसाइफर नहीं, डिकोड नहीं कर पा रहा है कि वो ये जो ब्लेस्डफुल होप है, ये जो सॉन्ग है, वो किस चीज से इंस्पिरेशन उसको मिल रहा है उस वर्ड को। एंड्स ऑन अ नोट ऑफ आयरोनिक होप, ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ होप इवन इफ इट्स कॉज इट्स अननोन। जॉयफुल सॉन्ग जिसका कोई भी एक रीजन नहीं है, ये उसको एक होप दे रहा है कि ऐसे भी सिचुएशन में हम विदाउट एनी कॉज, अननोन कॉज के, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी इंस्पिरेशन, हम जॉय को देख सकते हैं। तो ये एक तरीके का होप दे रहा है। नाउ अगर इसके लैंग्वेज और स्टाइल की बात करें तो डिक्शन इज एलिवेटेड एंड पोएटिक विद गोथिक इमेजरी। तो गोथिक इमेजरी बेसिकली गोथिक नॉवल वाला जो कि थोड़ा पीयर सा जनरेट करता है, थोड़ा मिस्ट्री रहता है। हाँ, उसमें थोड़े डार्क और ऐसी चीजें, फॉरेस्ट और ये सब चीजों का रहता है उसमें। दैट इज गोथिक। नाउ डिवाइसेस जिसमें पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी और सिंबलिज्म आपको जगह जगह दिख जाते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो है इस पोइट्री में। हाँ, कॉपस गेट जो कि एक थ्रेशोल्ड है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। हाँ, सेंचुरीज कॉप्स, द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, डेथ ऑफ ट्रेडिशन, इसकी बात हो रही है। देन फ्रॉस्ट, फॉग, ये सभी चीज किसके, बैरननेस और डिके के एग्जांपल्स हैं, सिंबल्स हैं। एज थ्रस्ट, अनएक्सपेक्टेड होप और इंड्योरेंस इन अ ब्लीक टाइम्स, कि अपने बहुत ही डाउनफॉल में भी आप काफी अनएक्सपेक्टेड होप के साथ हो। हाँ, ब्लेस्ड होप, पॉसिबल स्पिरिचुअल रिन्यूअल एंड अनसीन जॉय, ये सब चीजें आपको सिंबल के फॉर्म में देखने को मिलती हैं यहाँ पे। नाउ एमसीक्यूज देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ डार्कलिंग थ्रश। तो डार्कलिंग थ्रश में हमने राइम स्कीम देखा था, ए बी ए बी, सी डी, ई एफ, जी एच जी एच। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट है तो हम इसको सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डार्कलिंग थ्रश वाज फर्स्ट पब्लिश। तो फर्स्ट जो है वो 1900 में पब्लिश हुआ है द ग्राफिक में। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट मूड ऑफ द पोएम। So whether it is optimistic, no. Satirical, no. Romantic, no. It is what? It is melancholic. थोड़ा डाउट और डिस्पेयर वाली चीजें हैं इसमें। What does the century copse outland symbolizes? So whether it symbolizes the end of summer or death of Queen Victoria or poet's aging, no. It symbolizes the end of the 19th century. 19th century का एंड हो रहा है, उस चीज को ये सेंचुरी स्कॉप्स जो है कि सिंबलाइज कर रहा है। विच पोएटिक फॉर्म डज डार्कलिंग थ्रस्ट फॉलोज। डार्कलिंग थ्रस्ट में हमें कैसा फॉर्म देखने को मिलता है, तो हमने बात किया था कि ये थोड़ा थोड़ा एल्जेइक टोन में है, तो हम इसको एलजी मान के चलेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन स्पेक्टर ग्रे। सो यहाँ पे स्पेक्टर ग्रे
कोई एक आने वाली घटना या अनप्लेजेंट चीज को हम स्पेक्टर कहते हैं, मेटाफर है ये। व्हाट कवर्स द लैंड इन द सेकंड स्टेंजा? फ्रॉस्ट कवर करता है। व्हाट डज द बेन स्टेम्स refers to? So it refers to twisted plant stems. What is the tone shift in the poem? तो जो पोएम में टोन शिफ्ट हुआ है, क्या वो जॉय से ग्रीफ की तरफ हुआ है, ग्रीफ से होप, या काम टू एंगर, या फ्रॉम इनडिफरेंस टू फियर? सो इट इज फ्रॉम ग्रीफ टू होप। स्टार्टिंग के टू स्टेंजास में वो बहुत ही मेलंकलिक टोन वाला है, फिर जैसे ही थ्रस्ट आती है और उसके जॉयफुल सॉन्ग से एक होप दिखता है हमें, तो ग्रीफ टू होप की तरफ टोन शिफ्ट होता है। हाउ डज हार्डी डिस्क्राइब द सॉन्ग ऑफ द थ्रश? सो वो कैसा सॉन्ग है? तो इट इज जॉयस एंड एस्टैटिक। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज द पोएम सेट इन? तो पोएम क्या डॉन में सेट है, नून में, या मिडनाइट में? ये ट्वाइलाइट में सेट है। व्हाट सीजन इज पोर्ट्रेट इन द पोएम? पोएम में कौन सा सीजन पोर्ट्रेट हुआ है? तो ये विंटर हुआ है। व्हाट इज पर्सोनिफाइड इन द लाइन द विंड हिज डेथ लेमेंट? सो हियर द विंड इज पर्सोनिफाइड ना। What can be inferred about Hardy's outlook on the new century? So न्यू सेंचुरी के बारे में वो कैसे समझ रहे हैं, उस चीज को कैसे देख रहे हैं? सो वेदर ही इज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द न्यू सेंचुरी, ही फील अनसर्टेन और ब्लीक, he is indifferent, or he is nostalgic. So he feels uncertain and bleak about the coming modern century or 20th century. हाँ, which of the following best describe the thrush? थ्रश को हम कैसे, तो ये क्या वो यंग और एनर्जेटिक है, साइलेंट एंड मोशनलेस है, ब्राइट एंड एक्सोटिक है? नहीं, वो एज्ड और फेरल है। एन एज थ्रश, फेरल, गॉन्ट एंड स्मॉल, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज दिस? तो इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? इमेजरी है, एक इमेज क्रिएट हो रहा है ना दिमाग में। What might the thrush song symbolizes? Inevitable death, industrial progress, natural decay, unseen hope. तो ये unseen hope को symbolize कर रहा है। How does Hardy feels about thrush joy? So he is envious, he does not understand it, he wants to silence it, or he shares it fully. So he does not understand it कि वो उसको इंस्पिरेशन, इस जॉय का इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा है, वो इतना अच्छा गाना कैसे, जॉय गाना कैसे गा पा रही है? What is the weakening eye of a day? So whether it is sunset, moonrise, eclipse, or dawn. So it is sunset. What meter is used in darkling thrush? Iambic tetrameter and somewhere trimeter. Which of the following is the central theme of the poem? Central theme क्या है? Love and betrayal है, faith and loss है, despair and hope है, politics and war है। तो ये despair and hope है। Hardy's The Darkling Thrush is a response to which historical transition? End of 19th century. What kind of diction does Hardy use in the poem? So whether it is archaic and elevated, clean and controversial, modern and informal, technical and scientific. So it is archaic and elevated. So the thrush sings of some blazed hope. What is ironic about this? So, whether the thrush is silent, Hardy doesn't believe in hope. Hardy does not perceive any reason for the hope, or the world is in spring. So, Hardy does not perceive any reason for the hope. Which poetic technique is heavily used in the poem? So, it is alliteration. What does the frost represent in the poem? So it represents whether it is renewal, purity, or fertility. No, it represents sterility and death. What does the thrush contrast with? The sun, the narrator's despair, the bones, the ancient urn. So it is contrast with narrator's despair. What is the growing gloom an example of? Metaphor. What phrase shows the industrial influence in the poem? So the tangled bean stems scored the sky. The poem ends on the what kind of note? So it is a and on ironical, hopeful. What does the word darkling in the title suggest? So whether it suggests light, joy, darkness and twilight, or youth. So it suggests darkness and twilight. Which of the following is not a theme in the poem? Theme क्या नहीं है? Isolation है,
नेचर एंड इट्स मिस्ट्री ये भी है, पैसेज ऑफ टाइम ये भी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात नहीं है। हॉन्टेड नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ personification. The speaker finds himself leaning upon a sunlit gate, a wooden tile, a church wall, a graveyard stone. So he lean on a wooden tile mentioned in the poem by the name of Copper's Gate. The line, I leaned upon a copper's gate, serves as a symbol of imprisonment, a literal and symbolic threshold, a metaphor for happiness, a source of conflict. So it is a literal and symbolic threshold between future and present. The hope mentioned in the last stanza is clearly defined, based in nature, known to the bird but not to the poet, and illusion. So it is known to the bird but not to the poet. The thrush appearance is described as reddened, bleak, ragged और unseen. तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा ragged है, ओज एज्ड हो चुकी है, वो काफी कमजोर है, सो उसको ऐसे ragged बताया गया है. The poem is rich in whether it is dramatic monologue, gothic imagery, nature based symbolism or religious allegory. तो इसमें nature based symbolisms हमको देखने को मिलते हैं. The first two stanzas are dominated by rural scenery, joyful memories, bleakness and decay, urban chaos. So it is full of bleakness and decay. The poem belongs to which literary period? तो हमने बात किया था उसमें विक्टोरियन एज से बिलोंग कर रहा है. हार्डीज एटीट्यूड टुवर्ड्स मॉडर्निटी कैन बी डिस्क्राइब्ड. हार्डी का जो एटीट्यूड है मॉडर्न को लेके, मॉडर्निज्म को लेके, वो कैसा है? सो ही इज वेरी मच स्केप्टिकल अबाउट इट. वो अनसर्टेन है इस चीज को लेके. How many stanzas are there in Darkling Thrust? So there are four stanzas of 4 lines each. The word evensong in the poem refers to morning prayer, funeral, evening hymn, or harvest song. So it is a evening song. What does the thrust static creole contrast with? So it contrasts with speaker's inner dissolution, and every spirit upon the earth seemed feverless as I. The word feverless implies energy, coldness and apathy, burning passion, enthusiasm. Coldness and apathy. Which of the following is true about Hardy's style in the poem? Whether he uses playful diction or relies heavily upon enjambment, he uses formal language with rich imagery or he avoids figurative language. तो अगर इनकी बात करें तो ये फॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उसके साथ बहुत ही रिच इमेजरी का यूज कर रहे हैं. इन विच पब्लिकेशन डिड द पोएम फर्स्ट अपीयर? सो फर्स्ट ये द ग्राफिक में अपीयर करता है. What does the bird song evoke in reader? Joy and amusement, surprise and horror, a paradox of despair and hope, a confusion and fear. तो एक पैराडॉक्स उसके अंदर क्रिएट होता है, एक डिस्पेयर भी है, वहीं होप की भी बात कर रहा है. What is the significance of ancient pearls of German birth? So ये किस चीज को सिग्निफिकेंस है? तो whether it is renewal of life, death of tradition, end of an era, beginning of night. So ancient pearls of germ and birth is a symbol of renewal of life. Now the last question is Hardy's darkling thrust can best be described as. हम उसको कैसे देख सकते हैं? Whether it is comic sonnet, तो सोनेट तो है ही नहीं. पोएम ऑफ सेलिब्रेशन, किसी चीज को हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं. वॉर पोएम भी नहीं, तो क्या है ये? मेडिटेशन ऑन टाइम एंड होप. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.